dear friends. And now, since we are connected over here, I must congratulate all of you on your success in CA Intermediate examination. That means that you have cleared your CA Intermediate exams and now you're looking forward to next phase of your professional journey, of your career journey, that is your articleship stage. गाइज एंड गर्ल्स, अगर आप ये सेशन देख रहे हैं और आप अपने आर्टिकलशिप के लिए बहुत ही एक्साइटेड हैं, ट्रस्ट मी, दिस इज going to be one of the most enjoyable part, most enjoyable period of your CA journey, but only and only if you plan it well. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. देखिए, दुनिया भर के रूमर्स जो हैं वो आपको इंडस्ट्री में मिलेंगे, वो आपको मार्केट में मिलेंगे कि भाई कईयों का जिनका एक्सपीरियंस शायद बहुत अच्छा नहीं होता वो आपको ऐसे इनपुट्स देंगे, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है उनसे आपको इंकरेजमेंट मिलेगा. बट देन दिस एक्सपीरियंस is personal to everyone. This is unique to everyone. And a planning and a systematic approach definitely helps you win this situation. ठीक है. अब यहाँ पर अभी बहुत सारी चीजें हैं जो क्लैरिफाई होनी बाकी है. जब तक हम आप यहाँ पर डिस्कशन करें, बहुत सारी चीजें अभी क्लैरिफाई होनी बाकी है भाई, क्योंकि अभी हमें मालूम है कि नवंबर 23 से जो है वो नई प्रपोज स्कीम भी हमारे को कहीं ना कहीं एप्लीकेबल होने वाली है. हम उसका भी जायजा लेना चाहते हैं कि भाई क्या है, आखिर हमारे आर्टिकलशिप के लिए कौन से रेगुलेशंस जो हैं वो अभी अप्लाई होंगे, किस स्कीम, जो न्यू स्कीम है वो हमें किस तरीके से इफेक्ट करेगी. ये सारे क्लैरिफिकेशन अभी एक्सपेक्टेड हैं और शॉर्टली वी कैन एक्सपेक्ट कि एमसीए से भी सारा जो है वो अपना सैंक्शन वगैरह आ जाएगा. बहुत सारी चीज़ें अभी क्लैरिफाई होनी बाकी है और टाइम टू टाइम होंगी. लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर कि आर्टिकलशिप तो आपको करनी ही है ना. पीरियड डिफरेंट हो सकता है बट आर्टिकलशिप विल बी देयर. इट इज बैकबोन ऑफ द कोर्स और एक अच्छी आर्टिकलशिप आपका पूरा आउटलुक इस कोर्स के बारे में, आपकी जर्नी के बारे में बदल सकती है. इट इज केपेबल ऑफ गिविंग यू एन एंटायरली न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट द कोर्स, अबाउट योर प्रोफेशनल जर्नी. तो चलिए, सीए फाइनलिस्ट अब आप हो गए हैं और आपको पता है कि भाई आपको कहीं ना कहीं, अगर नया हो या ओल्ड हो, आप जानते हैं कि आपको अपने जो ये इंटीग्रेटेड कोर्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स, इसको कंप्लीट करके आपको अपने आर्टिकलशिप जर्नी की तरफ आगे बढ़ना है. What should be the important pointers or what should be the important factors that you all must keep in mind in order to have a smooth articleship experience, or say to place you in a position where you can kickstart your articleship journey well. ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं. तो प्लान करना है, कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए और उसके हिसाब से आपको अपनी आगे की जर्नी प्लान करनी चाहिए. देखिए दोस्तों, एक अच्छी सूटेबल अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए करीब करीब आपको जो है 1 मंथ के आसपास का पीरियड लग जाता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक करने के लिए. बहुत सारे मिथ्स हैं जो मार्केट में फ्लोट करते हैं, बहुत सारे, ढेर सारे. ऐसा होता है, अरे तुम्हें पता नहीं है, हाँ आर्टिकल्स को तो लेबर जैसे यूज करते हैं, सारे ही प्रिंसिपल्स जो हैं वो परेशान करते हैं. आई हैव हैड अ बैड एक्सपीरियंस. नो, गो बाय दोस हु हैव हैड अ गुड एक्सपीरियंस. भाई उनकी बात देखिए, आप उनकी तरफ देखिए जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जो लाइफ में आगे बढ़े, जिनके खुद के प्रैक्टिसेस हैं. somehow those students who have had an enriching experience through their articleship gain some knowledge from them, gain their inputs and then proceed. So यहीं पर देखो भाई, मैंने अपनी आर्टिकलशिप का समय बहुत ही एंजॉयबल मेरा गुजरा और एज अ प्रिंसिपल आई थिंक आर्टिकल्स चेरिश मी. तो मैं दोनों तरफ, आई हैव बीन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द टेबल. सो आई थिंक हियर विथ सम 22 years of experience now, I think मेरा आर्टिकलशिप dates back to 2020. मतलब 2002. So I'm talking about nearly some 22-23 years ago, right? I'm talking about 2003 में तो मेरी complete हो गई थी आर्टिकलशिप. So I finished about 2000 से लेके 2020 plus 3 years now. So decent मेरा experience रहा था 3 years का. और अब जब नए आर्टिकल्स आते हैं, I think I relive that period with them. कुछ myths हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. Let's break them and let's not fall prey to these myths. ध्यान से सुनना मेरी बात. ये सारे पॉइंट्स आपको जरूर 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 हेल्प करेंगे अपने डिसीजंस लेने में. ठीक है, तो चलिए. मिथ नंबर 1, रेज्यूमे कोई मैटर नहीं करता यार.
अ रिज्यूमे डजंट मैटर फॉर आर्टिकलशिप। लगाओ आप तो बस ऐसे रेफरेंस डालते जाओ, कहीं से कुछ अपॉर्चुनिटी स्ट्राइक कर जाए और आप घुस जाइए। Absolutely wrong. For all those of you who are looking forward to articleship in decent firms, I'm talking about big fours, I'm talking about big tens, big 20s, mid-size, decent mid-size firms, मीडियम साइज फर्म्स जिनमें मल्टीपल फंक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है। सो ये सारी जगह जब आप अप्लाई करना चाहते हैं, इवन locally in your city, if you plan to apply in a 5 to 7 partner firm which is decent in size and strength and has got good market hold, आपको एक अच्छे रिज्यूमे की जरूरत पड़ेगी। अच्छा रिज्यूमे क्या है भाई? अच्छे रिज्यूमे के बारे में अभी अभी बात करते हैं। पहले समझिए क्या सिग्निफिकेंस है एक वेल क्राफ्टेड रिज्यूमे का। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ वेल क्राफ्टेड रिज्यूमे? इट मैटर्स एवरीवेयर। चाहे आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक ठीक ठाक ऑर्गेनाइजेशन में जरूर एक एडम सेक्शन या एचआर सेक्शन होगा। एक बेसिक डिजाइन जो है वो इंपॉर्टेंट है। भाई आप अभी फ्रेशर हैं, आपका या तो ग्रेजुएशन अभी साथ साथ आप कर रहे होंगे, या आपने अभी इंटरमीडिएट एग्जाम्स रिसेंटली अपने क्लियर किए हैं, हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी कंक्रीट चीजें होंगी जो आप अपने रिज्यूमे में जरूर मेंशन कर सकते हैं। बाय टू ऑल ऑफ यू, आई टॉट योर फाउंडेशन टू मोस्ट ऑफ यू, और आप जानते हैं बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया हुआ है ना। सेंटर में आप अपना नेम लिखिए, both the corners can be captured well and you can utilize it for your contact number, your address। एक साइड आप अपना LinkedIn ID, आप अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल का लिंक दे सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वहां पर क्या कैप्चर होना चाहिए? वहां पर आपके क्वालिफिकेशंस, उससे पहले एक डिसेंट ऑब्जेक्टिव होना ही चाहिए कि आप व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दिस आर्टिकलशिप, and here you mention how keen and eager are you to contribute to the firm and at the same time to learn from them। दो चीजें जरूर आपको लिखनी चाहिए ऑब्जेक्टिव में, that you are keen to contribute to your best, and second thing is that you're keen to learn, you are keen to build your skills। ये दो चीजें देखो, एज अ प्रिंसिपल अगर मुझे कोई आर्टिकल चाहिए ना, मैं सिंपल कुछ चीजें देखती हूँ। देखो आर्टिकल बच्चा आता है, नया नया रॉ आता है, ठीक है, उसको वो मिट्टी की तरह, कच्ची मिट्टी जैसा होता है, उसको शेप करना हमारा काम है। हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, विलिंगनेस है कि नहीं बच्चे में, लर्निंग एबिलिटी है कि नहीं बच्चे में। ये दो चीजें अगर आपके ऑब्जेक्टिव में दिखती है ना बेटा, तो आप कोई भी आर्टिकलशिप का इंटरव्यू जो है वो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्वालिफिकेशंस देखिए भाई, अगर आपके फाउंडेशन में ऐसे कुछ हाई स्कोर्स हैं, देखो 50% तो अपना क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ही होता है, ठीक है, तो 50% है तो मार्क्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, 50-55 तक मार्क्स लिखने की जरूरत नहीं है। अबव 55 इंटरमीडिएट में वी हैव रैंक्स, अरे भाई उसको लिखिए आप, है ना। जिसके भी 55% के ऊपर आपके मार्क्स हैं, आपके एग्जाम्पशंस हैं, आपको जरूर लिखने चाहिए, ठीक है। वो आपको एक एडेड एडवांटेज जो है दिला सकता है। किसी सब्जेक्ट में आपके एग्जाम्पशन है वो आपको लिखना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा समथिंग दैट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का रिफ्लेक्शन आपके सारे को करिकुलर एक्टिविटीज आप लिखिए ना, जो आपने करते रहे अभी तक, और आप सब कुछ लिख सकते हैं जो हमने अपने अन अकेडमी पे प्रोग्राम्स किए, आपने पार्टिसिपेशन दिया है, आपने अपने स्कूल कॉलेज लेवल पे जो पार्टिसिपेशन दिया, आपको कोई स्पोर्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, यू रेगुलरली परस्यू अ हॉबी, यू एंजॉय राइटिंग, यू एंजॉय रीडिंग, यू आर अ गुड ऑरेटर, आप सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब आपकी लर्निंग एबिलिटीज को डिफाइन करते हैं। अपना कंप्यूटर नॉलेज लिखना ना भूलना, अपने स्किल सेट में अपना टेक्नोलॉजी रिलेटेड नॉलेज। लेट मी टेल यू, इवन कंप्यूटर ट्रबल शूटिंग इज ऑल्सो समथिंग दैट विल हेल्प यू in your when you are employed, when you are part of some professional firm, and while service you working as a service provider, even basic troubleshooting helps। तो अगर आपको ऐसा भी कोई नॉलेज है ना, आप कंप्यूटर ऑपरेट कर लेते हैं, यू हैव गुड नॉलेज ऑफ एमएस टूल्स, यू हैव गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ एनी टेक्नोलॉजी, आप टैली पे काम करना जानते हैं, आप कोई और ईआरपी जानते हैं, एसएपी वगैरह का आपको नॉलेज है, ब्लॉकचेन, बीआई, एनी एडवांस्ड टूल यू आर अवेयर ऑफ, आप उसको जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मार्क्स, ग्रुप्स, एग्जाम्पशंस, ये सब आप क्लियरली मेंशन कीजिए। आपको अगर कोई चीज ऐसी लगती है ना कि ये शायद नेगेटिव है, मत लिखो। आपको लगता है ये शायद पॉजिटिव है, मैं बताऊं तो अच्छा लगेगा, या ये मैं बताना चाहता हूं, उसको आप जरूर लिखिए। दिस शुड बी द बेसिक स्ट्रक्चर जो हम
अपने सब्जेक्ट में फाउंडेशन में हम लिखा करते थे ना बीसीआर में नीचे डिक्लेरेशन, उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपना रिज्यूमे जो है वो एक वेल क्राफ्टेड मैसेज के साथ में ईमेल करने वाले हैं, तो आपको डिक्लेरेशन की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। वो हम इंस्टीट्यूट को आंसर देने के लिए लिखा करते थे, पुराना स्टाइल है, पुराना फॉर्मेट है। ठीक, ये हो गई बेटा रिज्यूमे की बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है आर्टिकलशिप इज एन अनइम्पॉर्टेंट पार्ट। यार क्या फर्क पड़ता है, कहीं भी कर ले, कुछ नहीं फर्क पड़ता आर्टिकलशिप से, कहीं भी कर लो, वो तो बाद की जर्नी बाद में स्टार्ट होती है। अरे बाबा, ए फॉर आर्टिकलशिप एंड ए फॉर एप्टीट्यूड। आपकी जो भूख है ना, भूख, वो यही बिल्ड करता है आपकी आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस। इट इज द बैकबोन ऑफ द कोर्स। इसीलिए आप समझिए, अभी जो नया, अगर मान लो नया स्कीम भी अप्लाई होते हैं, इवन जो हमें मालूम है कि प्रपोज्ड अभी जो चेंजेस हैं, प्रपोज्ड न्यू स्कीम है, उसमें भी अगर 2 साल की आर्टिकलशिप हुई है ना, तो 1 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऐड कर दिया गया है। इसको भूलना नहीं। समझ में आई बात? तो आर्टिकलशिप को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज ऑफ योर करियर की तरह लीजिए। इट डिस्टिंग्विशेस द कोर्स फ्रॉम ऑल द अदर सिमिलर कोर्सेज और XYZ कोर्सेज दैट आर फ्लोटिंग इन द मार्केट। छोटे छोटे कोर्सेज, अरे ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, बट व्हाई अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट? क्यों एक सीए की बराबरी कोई नहीं कर पाता? क्यों एक सीए को अलग स्टेटस, अलग दर्जा दिया जाता है? व्हाई अ सीए ओनली इज अ सर्टिफाइड ऑडिटर? क्यों है ऐसा? भाई ये आप खुद जानते हैं, आर्टिकलशिप इज द रीजन। आर्टिकलशिप जो है वो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, बिजनेस इनसाइट, आपका बिजनेस एक्यूमेंट जो है उसको शार्पन करता है, लगातार शार्पन करता है। जब कोई काम आप लगातार, मल्टीपल सेक्शंस हो सकते हैं, टैक्स हो सकता है, ऑडिट हो सकता है, इसके अलावा रिटर्न्स हो सकते हैं, इसके अलावा आरओसी कंप्लायंसेस हो सकते हैं, बड़े सारे सेक्शंस पे आपको काम करने को मिलता है। और जब आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ बार बार इन चीजों पर काम करते हैं, आप देखते हैं कहीं ना कहीं पूरे बिजनेस की इंट्रिकेट नॉलेज आप गेन करने लग जाते हैं। ठीक है, सो प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है ये आपका एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज, जैसे आप बहुत जगह सुनोगे, देखो सोशल मीडिया के ज्ञान पे अगर आप गए ना, आप सचमुच में अपना बायस्ड हो जाओगे आप डिसीजन मेकिंग के समय। पता है, एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज बहुत जरूरी है। देखो, हम हर सब्जेक्ट जो पढ़ते हैं वो हमें थोड़ा ना काम आता है डेली लाइफ में। अरे डेली लाइफ में हम मैथ्स के कैलकुलेशंस, बेसिक मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करते हैं क्या? बट दैट helps us develop an aptitude, वो हमारी भूख को बढ़ाता है। सिमिलरली हर पार्ट, हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक जो हम पढ़ते हैं ना, उसको जब हम एप्लीकेशन, अप्लाइड फॉर्म में जब हम देखते हैं, तब वो चीजें हमें बेहतर समझ में आती हैं। तो आप समझिए कि हो सकता है हर थ्योरी को आप अप्लाई ना करें, बट एवरी थ्योरी दैट यू हैव लर्न्ड विल हेल्प यू gain more curiosity, it will make you more curious and you will be able to better apply your knowledge। आप समझ सकेंगे कि अच्छा क्या चीज हम अप्लाई करते हैं, क्या चीज हमारा एप्टीट्यूड बिल्ड करती है, क्या चीज हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज बिल्ड करती है। हर चीज जो डिजाइन की गई है वो कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखकर की गई है कि आपका थ्योरेटिकल नॉलेज और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों को किस तरीके से बैलेंस किया जाए और आपकी स्किल्स को कैसे शार्पन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। ये दोनों बातें जो हैं ये जरूरी हैं। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स अस विद अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। बाकी जो कोर्स कर रहे हैं, हम अक्सर देखते हैं एक कंपैरिजन सा आ जाता है ना, MBAs की अगर हम बात करें या दूसरे और कोर्सेज की अगर हम बात करें। सो दिस सर्टेनली हेल्प्स अस गेन अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। छोटी से छोटी इंटर्नशिप, और आप देखिए हमारी जो आर्टिकलशिप का पीरियड और जो एक्सपोजर है वो अनपैरेलल है, वो कंपेरेबल नहीं है। लॉन्ग ड्यूरेशन जो है ये हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी और सिचुएशनल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल रियल टाइम अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। दोस्तों इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा क्यों आर्टिकलशिप एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फेज होता है और क्यों हमें इस पर पूरा पूरा फोकस करना चाहिए कि भाई इसको, आर्टिकलशिप को स्टार्ट करने में या हम अपने लिए राइट फॉर्म चूज करने में, राइट प्लेस चूज करने में कहीं हम गलती ना करें। अब थर्ड पॉइंट, आर्टिकलशिप इंटरफेयर्स विथ योर सब्जेक्ट प्रिपरेशन। अरे भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्टिकलशिप शार्पन्स और एड्स इन योर प्रिपरेशन, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, आपको रियल टाइम मौका मिलता है अपने नॉलेज को एनहांस करने का, अपनी प्रिपरेशन को शार्पन करने का, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखने का। सब्जेक्ट्स जो है ये पूरी तरह से इंटरवोवन है।
आप जो पढ़ रहे हैं, आप जो अप्लाई कर रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं, वो सारी चीजें जब साथ के साथ चलती हैं तो ये पढ़ने में भी आपके लिए जो एक मजा क्रिएट कर देती है. इट इज फन, ट्रस्ट मी गाइज, ऑल ऑफ यू आर गोइंग टू एंजॉय योर आर्टिकलशिप पीरियड. आपको बहुत मजा आने वाला है. इट कैन असिस्ट द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ सेवरल टॉपिक्स. जब हम आर्टिकलशिप पीरियड में अलग अलग साइज के क्लाइंट्स के साथ में काम करते हैं, अलग अलग एरियाज में काम करते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, हम उसको थ्योरेटिकली कंपेयर करने लगते हैं, एंड दिस हेल्प्स यू बिल्ड एन अप्लाइड नॉलेज बेस. ठीक है, किस चीज को कैसे मॉड्यूलेट करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है, ये सारी चीजें हम तब सीखने लगते हैं. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हैं ये मोस्ट इफेक्टिवली हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं ना. बहुत सारी चीजें, जैसे आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, प्लांट्स होते हैं, बहुत सारी यूनिट्स के आपको ऑडिट मिलते हैं, है ना. तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं, कंप्लायंसेस को जब आप देखते हैं, तो आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, है ना. टैक्स, ठीक है, कैसे हमको अप्लाई करना है, कैसे हमको रिवर्सल करना है, कॉस्ट, बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिकली इफेक्टिवली हम समझ पाते हैं अपने आर्टिकलशिप के दौरान. बेसिक स्टार्ट्स विद बेसिक्स, वाउचिंग से लेकर के आपका मेन जो है ऑडिट रिपोर्ट बनाने तक, ये सारी चीजें आप जब करते हो तो आपको बेहतर समझ में आती है. बहुत सारे सब्जेक्ट्स है ना वे वी अप्लाई प्रैक्टिकल नॉलेज डोंट इवन रिक्वायर थ्योरी प्रिपरेशन एंड वाइस वर्सा. ये समझो, जहां पर आप प्रैक्टिकली कर लेते हो ना, जब आप थ्योरीज पढ़ते हो आपको लगता है अरे यार ये तो मैंने किया हुआ है, ओहो इसको तो मैं अपनी ही लैंग्वेज में जो है प्रेजेंट कर सकता हूँ. इट बिकम्स मच इजियर फॉर यू. काफी ज्यादा प्रिपरेशन जो है आपकी, थ्योरेटिकल प्रिपरेशन भी आपके लिए इजी हो जाती है जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज को करके आते हो, है ना. समथिंग स्कूल में प्रैक्टिकल्स होते थे, हम करते थे तो हमारे लिए बनाना, प्लान दिखाना इजी होता था, है ना. इफ यू ऑल रिमेंबर व्हेन वी हैड टू राइट अ लैब एक्टिविटी एंड वी हैड ऑलरेडी परफॉर्म्ड, इट वाज मच इजियर फॉर अस टू राइट डाउन द एक्सपेरिमेंट, राइट. इट इज सेम थिंग, इट इज सिंपली सेम थिंग. नेक्स्ट जो पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिकलशिप इज नॉट काउंटेड एज एन एक्सपीरियंस. माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही ज्यादा वर्थ डिस्कसिंग ये पॉइंट है. देखिए भाई, आर्टिकलशिप इज नॉट काउंटेड ऐसा नहीं है. नाउ बीइंग इन द इंडस्ट्री फॉर मोर देन 2 decades, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये जो बात है ना, ये सच नहीं है. इट इज अ मिथ. अब ये डिपेंड करता है, देखिए भाई, अगर आपकी आर्टिकलशिप टैक्स में हुई है, आप आगे जा करके ऑडिट में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, तब आपका टैक्स का नॉलेज ऑडिट में काउंट किया जाए, दिस मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट. लेकिन अगर आपकी आर्टिकलशिप टैक्स में हुई है, आप किसी टैक्स असिस्टेंट मैनेजर के जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो बताइए मैं क्यों ना काउंट करूं आपका टैक्स का नॉलेज भाई. सिमिलरली इट अप्लाइज टू ऑल द अदर डोमेन्स एज वेल. आपका जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप वो बिल्कुल काउंट होता है, बिल्कुल काउंट होता है. आप कई जगह आप उसमें देखना, आपको आर्टिकलशिप के लिए जैसे जब रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं, ठीक है, या फिर आप देखिए एंट्री लेवल जॉब्स के लिए जब रिक्वायरमेंट्स दी होती है ना, वहां पर तो क्लियरली लिस्टेड भी होता है आर्टिकलशिप इन द सेम डोमेन विल बी प्रेफर्ड, प्रेफरेंसेस भी दिए होते हैं. तो आप ये समझ सकते हैं मेरी बात कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना. इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड. अगर किसी एरिया के लिए, किसी पर्टिकुलर डोमेन के लिए हायरिंग चलती है तो उसमें सेम आर्टिकलशिप को प्रेफरेंस दिया जाता है. भाई अगर आप सेम डोमेन से नहीं हैं और अगर आप किसी और डोमेन से आते हैं तो यस, आपको थोड़ा सा नॉलेज गेन करने में, शिफ्ट करने में ट्रांजिशन टाइम लगेगा. तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाए. आर्टिकलशिप इज रिगार्डेड वेल. All the articleships are regarded well. भाई there cannot be a chartered accountant without articleship. हो सकते हैं कि without articleship कोई chartered accountant. बस फिर ये complete myth है ये वाला जो sentence है. एक बहुत बड़ा मुद्दा है डमी आर्टिकलशिप का. अगर ये कहीं खुदा न खास्ता आप में से किसी के कान में डाला गया है ना, तो ये निकाल देना अपने दिल से. अब तो इतना अच्छा ये स्ट्रक्चर बन गया है. अब तो आपका एक समय था, मैं आपको बताऊं 20-22 साल पहले हमारे टाइम पे, कि लोग हमारा जो आर्टिकलशिप होती थी ना, वो ऐसे होती थी कि फाउंडेशन के बाद ही शुरू हो जाती थी. इंटरमीडिएट के एग्जाम्स तक यू हैड फिनिश्ड हाफ योर आर्टिकलशिप, रिमेनिंग हाफ वुड बी कवर्ड ड्यूरिंग द सीए फाइनल प्रिपरेशन. तो ऐसा होता था, खुदा न खास्ता अगर आप इंटर क्लियर करके फाइनल में अटक गए तो कई बार ऐसा होता था कि बंदा ना तो वहां से निकल पाता था और ना वो फिनिश कर पाता था. ऐसी बहुत लोगों को प्रॉब्लम आती थी. सो मेनी पीपल यूज्ड टू रिसॉर्ट, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आई नो, दे रिसॉर्ट
रिसोर्टेड टू डमी आर्टिकलशिप्स। आजकल भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, ट्रेंड है, पर प्रॉब्लम ये है, मैंने खुद ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स देखे, ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स देखे, 5 मिनट के अंदर समझ में आ जाता है कि ये कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। मैनी ऑफ देम हैव लिटरली कन्फेस्ड कि मैम डमी की वजह से हमें कुछ नहीं पता प्रैक्टिकली कि हम क्या बताएं। मतलब व्हेन आई आस्क्ड क्वेश्चंस एंड व्हेन दे कुड नॉट आंसर ड्यूरिंग मॉक्स, ड्यूरिंग सेवरल अदर एक्सरसाइजेस, young chartered accountants, qualified chartered accountants, I feel bad to say that two of them were rankers. Some people in my circle. So while I asked them questions, they confessed and they rather were regretting this part कि भाई हमारी डमी आर्टिकलशिप की वजह से काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत हो रही है। सो गाइज देखो, टाइम वो कहीं ना कहीं भरपाई उसकी या तो इधर हो जाएगी या तो इधर हो जाएगी। आप एग्जाम्स को लेकर के टेंशन मत लीजिए, अभी तो आपके पास 2 इयर्स, अब तक 3 इयर्स है, अब आने वाले समय में 2 इयर्स हो जाएगा। आपके पास इनफ टाइम है कि आप पूरा फोकस अपनी आर्टिकलशिप पर करें, आराम से आप अपनी स्टडीज को भी स्प्रेड कर लें, धीरे धीरे पढ़ाई भी चलने दें। डमी का तो सोचना भी नहीं चाहिए। सिवियर डिफिकल्टीज आप जो है एक्सपीरियंस करेंगे कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि आपने कुछ देखा ही नहीं है ना। अनक्लियर सब्जेक्ट्स, लैक ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस, सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है, किस तरीके से आपका इंटरेक्शन होगा, बेसिक्स भी आपको परेशानी होने लगेगी, बेसिक्स भी आप कवर नहीं कर पाएंगे। चैलेंजेस पोस्ट क्वालिफिकेशन, ये सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क है। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि उनको समझ नहीं आता तब कि ये वाले चैलेंजेस हम मार्केट में अब हम कैसे जो है इसमें कॉम्पीट करें। और ऑब्वियसली जो जिनकी आर्टिकलशिप बढ़िया हुई होती है उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो मिल जाता है। इट पुशेज यू बैक इन कॉम्पिटिशन। आप जब भी किसी ग्रुप डिस्कशन में, इंटरव्यू में या फिर किसी बिजनेस मीटिंग का आप पार्ट बनेंगे, आप हमेशा वो आप स्कैनर के अंदर डाले जाएंगे। आपको हमेशा ऐसा फील होगा जैसे मेरी एबिलिटीज को मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा या कर पा रही। सो दिस मस्ट नॉट बी द चोजन वन। बेसिकली दिस शुड नॉट बी एन ऑप्शन फॉर एनी सी ए स्टूडेंट। ठीक है, ओनली स्कोर्स आर नॉट सफिशिएंट। आपको एक डिजायरेबल पोजीशन के लिए, आप सबकी इच्छा है आगे, अगर मैं पूछूं कि भाई कौन नहीं चाहता हमें बिग फोर्स में पोजीशन मिले, हमें बिग टेंस में पोजीशन मिले, हम आगे प्रैक्टिस में, इंडस्ट्री में हम लीडर कहलाएं, हम आगे जब आईसीआई के मेंबर्स हम बने तो हम एक लीडरशिप रोल्स में जाएं, हमें जो है रिगार्ड किया जाए, जब हम फेलो मेंबर्स बने तो हमें एवरीवन मस्ट लुक अप टू अस। ये सबकी इच्छा होती है भाई, प्रोफेशन में अच्छा करने की किसकी इच्छा नहीं होती। अगर आप ये सब चाहते हैं तो अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए, डमी के बारे में सोचना भी नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिग फोर आर्टिकलशिप इज लिमिटेड टू रैंक होल्डर्स। भाई ऐसा नहीं है। फैक्ट्स ये हैं कि बिग फोर्स में एप्लीकेशंस बहुत भर भर के जाते हैं। सिंपल सी बात हो जाती है, यहाँ पर दे हैव स्ट्रिक्ट सिलेक्शन क्राइटेरियाज। ठीक है, स्ट्रिक्ट सिलेक्शन होता है इनका। अब स्ट्रिक्ट क्यों होता है? क्योंकि उनके पास एप्लीकेंट्स बहुत हैं। ठीक है, एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा है, लिमिटेड सीट्स। ठीक है, लिमिटेड सीट्स है, और उसके अलावा देखो एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, ये बहुत कम है, एप्लीकेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली उनके पास चॉइस है। दूसरी चीज क्या हेल्प कर सकता है आपको? स्ट्रॉन्ग रेफरल्स बहुत हेल्प कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरनल रेफरेंसेस बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। अभी से आप अपना बेस बनाइए। लिंक्डइन कैन बी वंडरफुल प्लेटफॉर्म। इंटरनली अगर आपको कोई हेल्प कर सकता है तो ये बिग फोर्स में बहुत कॉमन है और आपके लिए एक अच्छा ये तरीका हो सकता है। इसके अलावा बेटा बिग फोर्स में आपका एक अच्छा रिज्यूमे, ठीक है, प्लेजेंट एंड प्रेजेंटेबल रिज्यूमे, ठीक है, प्रेजेंटेबल रिज्यूमे। इसके अलावा आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटीज, एंड दैट आई कैन से विद कॉन्फिडेंस दैट ऑल माय चिल्ड्रन डेफिनेटली you all have a competitive advantage in terms of communication abilities। ये तो है ही, है ना, ये तो आपकी है ही। मोस्ट ऑफ यू ऑल स्पीक वेल। मैंने देखा है, मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला भी है कि नहीं मैम अब तो कॉन्फिडेंस है दैट वी विल बी एबल टू क्रैक इट। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ लॉट ऑफ यू क्रैकिंग दीज इंटरव्यूज। तो यहाँ सबसे ज्यादा कोशिश करना अपना रिज्यूमे रिफाइन करने की, सेकेंडली अपने लिए टाइमली रेफरेंसेस खोजने की, ये इंपॉर्टेंट है। और यस, ऐसा नहीं है कि बिग फोर आर्टिकलशिप इज द एंड ऑफ इट, ऐसा नहीं है भाई।
ये किसको क्या आपकी सिचुएशन है, क्या आपकी सूटेबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना चाहिए. बिग फोर आर्टिकलशिप, इट मे रिक्वायर यू टू मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन, इट मे रिक्वायर कि आपको फाइनेंसेस इन्वॉल्व हो सकते हैं, आपको ये रैंक होल्डर्स को, क्योंकि उनके पास ऑप्शन ज्यादा हैं, तो सिलेक्शन क्राइटेरिया भी स्ट्रिक्ट होता है. तो आपको एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक यहाँ पर अप्रोच अपनी रखनी चाहिए. ठीक है, दिस इज द आइडिया. आर्टिकल्स आर नॉट ट्रीटेड वेल, दिस इज अ कंप्लीट मिथ. ये तो ऐसा, देखो भाई, आर्टिकल्स का अप्रोच और एप्टीट्यूड क्या है, एटीट्यूड क्या है, इस पे भी तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं. इट्स अ र्यूमर. ये ऐसा है, कुछ स्टूडेंट्स जिनका शायद एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, जिनकी खुद के अप्रोच शायद उतनी क्लियर नहीं थी, उसके वजह से भी प्रॉब्लम होती है. आई एम नॉट सेइंग ऑल प्रिंसिपल्स आर द सेम. यस, कोई प्रिंसिपल भी स्टिंजी हो सकते हैं, बट फर्म कल्चर आपको जाने से पहले जरूर पता कर लेना चाहिए कि आप फिट हो पाएंगे या नहीं. मार्केट रेपुटेशन चेक कीजिए. ठीक है, आप स्टूडेंट्स से चेक कर सकते हैं जो ऑलरेडी वहां पर हैं. इसके अलावा भी खुदा न खास्ता अगर आप फंस गए, सेवरल रिसोर्ट्स आर अवेलेबल. हेल्पलाइन से लेकर के सीसीएम्स के इंटरवेंशन तक बहुत कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट्स को. लेकिन अपना ग्राउंड वर्क करके चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि भाई आप ऐसे किसी पछड़े में पड़ने वाले नहीं हैं. एंड फर्म होल्ड्स अ साउंड मार्केट रेपुटेशन, प्रिंसिपल्स आर कॉर्डियल एंड काइंड विद स्टूडेंट्स. तो ये सारी चीजें आप देख करके चाहिए. ठीक है, अ गुड फर्म इज ऑलवेज बेटर नोन बाय हाउ इट्स आर्टिकल्स आर ट्रीटेड. तो इसमें जो अच्छी फर्म्स हैं वो इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं, एंड आई टेक प्राइड ऑन बीइंग पार्ट ऑफ वन ऑफ देम. ठीक है, ये सारी चीजें. स्मॉल मिड साइज फर्म का एक्सपीरियंस जो है वो हेल्पफुल नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. I have known and seen a lot of articles who shifted from big fours, big tens, big 20s to small firms so that they could focus better. ये completely false है. आपकी स्किल सेट, आप क्या लर्न कर रहे हो. स्मॉल फर्म्स में कई बार ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है. आप हर चीज कर रहे हो, तो मतलब यू आर द चीफ कुक, यू आर द बॉटल वॉशर, सो यू गेट अ लॉट ऑफ स्पेस टू वर्क, टू लर्न, टू ग्रूम योरसेल्फ. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आर्टिकलशिप है जहां आपको एक्सपीरियंस बढ़िया मिल जाए, जहां आपको एक कॉर्डियल प्रिंसिपल मिल जाए, जहां आपको गाइडेंस अच्छा मिल जाए, वहां पर बात बन जाती है. बहुत यूजफुल होता है. मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है, आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, दैट हैज बीन विद अ मिड साइज फर्म, एंड दैट हेल्प्ड मी इमेंसली टू गेन a wonderful position and to start and to polish my leadership abilities and to work with one of the eminent organizations, big four organizations. So ऐसा था कि मतलब ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा, और आई थिंक ये आपकी एबिलिटीज पर डिपेंड करता है. ठीक है, इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एन ऑल राउंड डेवलपमेंट. बहुत सारे पार्टिसिपेशन वगैरह के लिए टाइम आपको मिल जाता है, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, सबके लिए आपको टाइम मिल जाता है. कम्युनिकेशन, आर्टिकुलेशन, ये सब आपके बिगेस्ट टूल्स होंगे दोस्तों. इनको पॉलिश टाइम टू टाइम करते रहिएगा. दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. मुझे कहा गया था जल्दी जल्दी से रैप अप करने को, फिर भी मैंने आपके लिए जितना हो सका यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट तरीके से तैयार कर दिया गया है, और के लिए हम जुड़ते रहेंगे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. मे यू ऑल हैव एन एन्चेंटिंग, एनरिचिंग आर्टिकलशिप जर्नी अहेड. टेक केयर. थैंक यू सो मच.